बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो मेरे ख्याल से सीएम साहब ने आपके सामने इस वक्त की जो सिचुएशन है जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा की, वो आपके सामने रखी। इसके साथ हमारे फॉर्मर एम्बेसडर साहब ने, आईजी इम्तियाज़ गुल साहब ने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, और उसके साथ आमिर राना साहब और आमिर रज़ा साहब। मेरे ख्याल से उनकी बात तो क्योंकि बड़े टेक्निकल अंदाज में और जो एक्सपर्ट है इस इशू के ऊपर उन्होंने बात की, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपके सामने 3-4 हिस्सों में बात करना चाहूँगा। एक तो ये हमेशा ये होता है हमारे पाकिस्तान में कि जब क्राइसिस पैदा होने लगता है या आपको लग रहा होता है कि ये इशू इसके बाद क्राइसिस की तरफ बढ़ के आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, तो उस वक्त जब आप बात करते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है तारीख के ऊपर, और वो अवामिल उन हालात के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती कि किससे दहशतगर्दी या अमन व अमान की सूरत हाल किस तरह बिगड़ी, इसने जन्म लिया। होता क्या है, फिर डिबेट शुरू हो जाती है हमारी जंग थी कि हमारी जंग नहीं थी। लिहाजा मैं 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। पहला, और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि इसको सुने, और मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ना करे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी जिले में, बाजोड़ वजीरिस्तान में आग लगेगी तो इस्लामाबाद और कराची भी उसकी तपिश महसूस करेगा। तो आप न सिर्फ हमें सुने बल्कि हमारे साथ फिर आवाज भी उठाए। तो 4 चीजें। एक ये, मैं 1979 अफगान जिहाद उसके ऊपर नहीं जाता। 9/11 के बाद किस तरह यहां पे जंग शुरू की गई और कितने हमने जनाजे उठाए, वो क्या अवामिल थे और क्या झूठ बोला गया। फिर उसके बाद एक अमन का मरहला आता है, फेज आता है, जब यहां पे लोग काफी अरसे बाद अमन से रहते, एक वो फेज है। तीसरा, जब अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल होता है, एक वो मरहला है। और चौथा, आज की सिचुएशन जो कि हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगी। तो इन 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। मैं सीधा आता हूं टाइम जाया किए बगैर 9/11 के ऊपर। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब गवाह हैं कि 9/11 पाकिस्तानियों के सरों पे क्यों गिरा। उसमें तो कोई भी पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि जंग हमारी नहीं थी। लेकिन जब एक फोन कॉल आपको आता है और आप अमेरिका के सामने लेट गए और उनकी जंग का हिस्सा बन गए, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, तो ये जंग फिर उसके बाद हमारी बनी, हमारी जंग नहीं थी। 9/11 के बाद पहले आप अमेरिका की इत्तेहादी बने, ओ भाई आप इत्तेहादी बनी। फिर उसके बाद आपने ये किया कि यहां पे दहशतगर्दी शुरू हो गई। जब दहशतगर्दी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका के कहने पे, मतलब अगर मेरी जंग है तो मैं अमेरिका के कहने पे इस पे क्यों शामिल हो जाऊं, मैं उनके कहने पे क्यों ऑपरेशन करूं। 2004 में जब पहला ऑपरेशन हो रहा था, और उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने 9/11 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप सब भी उसको देख ले, आपको अंदाजा हो जाए कि पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये जो आपकी पॉलिसी बननी जा रही है ये आपको तबाह कर देगी। वो डॉक्यूमेंट्री थी इस्लाम, पाकिस्तान एंड इस्लाम थ्रू द आइज ऑफ इमरान खान। ये आज भी मौजूद है, तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपको बताया गया कि जब अमेरिका के आप इत्यादि बनने जा रहे हैं तो किस तरह यहाँ पे दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, यहाँ पे नफरतें भी पैदा होगी, यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। उस वक्त बात नहीं सुनी गई। 2004 में जब पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तो उन इलाकों की कुछ रिवायात है, उनसे वो बात हो सकती थी। उन लोगों ने आपसे कोई बात की, मैं मसूद ट्राइब की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि आपने कुछ नहीं सुना, फैसला हो चुका था और आपने ऑपरेशन किया। फिर सिलसिला कहां पे बढ़ा, 2004 में ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, फिर वजीरिस्तान में दोबारा ऑपरेशन किया, बाजोड़ में ऑपरेशन किया, खैबर में किया, मोमन में किया, कुरम में किया, औरंगजेब में किया, स्वात में किया, बाजोड़ में किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पुख्तनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया। यहां तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या, 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है, $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह,
اور ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहां पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए उससे पहले, बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी जमीनी सरहदों को और फिजाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहां पे आते कि ये हुआ क्यों। असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीजन में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज करें आप, मैं आपको भी कहता हूं, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज हुआ। और उसमें होता क्या है, मेरे पाकिस्तानियों, आपको 2-3 चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखें कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपकी नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी सीआईए डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम सब मार लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपने कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाड रोड पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहां पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने ढूंढ रहे थे कि ये हमने किया है, बाद में हकायक सामने आए। तो एक, सच बोले, आजाद पॉलिसी रखे, किसी के कहने पे आप ये चीजें न करें, पहले तो ये शुरू कर देना, बाद में आपके मामला ठीक होंगे। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारे कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब, किसी भी किताब किसी निरक की, वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हकायक लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है, 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह लोगों को ईंधन नहीं बनाया जाता। तो एक काम करे, हर 20 साल बाद, 15 साल बाद अमेरिका और यूरोप, इन ममालिक का काम है कि ये अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं, वो डीक्लासिफाई करते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से जितने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका इसमें क्या किरदार था और इससे क्या हकायक आपके सामने थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता क्योंकि मुझे हर पॉलिटिशियन का और हर इदारे के सरबराह की तमाम मुलाकातें याद है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं। अब मैं आ जाता हूं दूसरा फेज। ये फेज हो गया,
फिर उसके बाद एक और फेज आता है कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ कि अमन आ गया, इमरान खान की हुकूमत है, एक ड्रोन हमला नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कहीं पे आप धमाके और चीजें नहीं सुनते। आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं जरा, कि आपका वजीरिस्तान के रास्ते से और बाजोड़ के रास्ते से भी आपने आगाज करना था। वजीरिस्तान के रास्ते आपका अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू हो जाता है, आप वहां पे नए रूट्स जो है वो खोलना शुरू कर रहे थे। कादरी साहब यहां पे बैठे हैं कि खैबर से कितने ट्रक्स आपके जाने लगे और किस तरह आपका यहां पे बिजनेस बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया। अच्छा, ये कौन से टाइम पे हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब अशरफ गनी की हुकूमत है। मींस कि हमारा जो पूरा नेशनल नैरेटिव आप उन दिनों का देखे कि अशरफ गनी प्रो इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, यहां पे ईयू डिसइंफो लैब, अब इतने अटैक्स हुए, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए, ये तमाम चीजें आपको बताई जाती थी बार बार मीडिया पे, और आपके ऊपर इसके ऊपर सेमिनार्स भी होते थे, ब्रेकिंग न्यूज भी चलती थी उस दौरान कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, ट्रेड बढ़ रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, यहां पे आपका कोई ड्रोन हमला नहीं हो रहा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। मलाकन डिवीजन में सिर्फ ईद के 3 दिनों में, आखिरी ईद जब इमरान खान की हुकूमत हटाने से पहले 3 दिनों में 60 बिलियन की आपकी टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। 3 दिनों में 60 बिलियन स्वात और मलाकन आ गया, टूरिज्म में इजाफा हुआ। आपके बाजोड़ पे और वजीरिस्तान में नए टूरिज्म इलाके भी आप ढूंढने लगे, आपके 20-25 नए टूरिज्म स्पॉट्स आपने खोल दिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर तय किया, दहशतगर्दी से जाने लगते थे, अब टूरिज्म पे पहचाने जाने लगे। आपने वहां पे स्पोर्ट्स, आपने ट्रेड, आपने रूट्स खोले, आपने बिजनेस बढ़ा दिया। बल्कि मेरे पास खुद कम्युनिकेशन की वजारत थी, चाइना ट्रक जाना शुरू हो गए। और मैं उस पर आता हूं कि जब अमेरिका का विड्रॉल हो रहा था तो उस वक्त हमने क्या कुछ किया था। एक और चीज हो गया कि पहली दफा फाटा में कोई 4 साल पहले यहां पे धमाके नहीं हो रहे थे, अमन अरसे बाद देखा था लोगों ने। हालांकि आपको उनकी अभी रिहेबिलिटेशन करनी थी, क्योंकि 20 साल जब आपने पहला ऑपरेशन किया था 2004 में, तो 17-18 साल मसूद ट्राइब, ये खान टांग और कराची में रह रहा था, वो वापस नहीं गया था। मीराली और मीरान शाह के बाजार तबाह हो चुके थे, उसकी अभी आपने रिहेबिलिटेट करना था। बाजोड़ में जो जनाजे उठे थे, जो नुकसान हुआ था, जो बाजार तबाह थी, वो अभी आबाद नहीं हुई थी। तीरा खैबर एजेंसी में अभी वो रिहेबिलिटेशन आपने करनी थी। कुर्रम और औरंगजेब के बाजार आपने अभी बहाल करने थे। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, अमन बरकरार, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू, उनको वापस बुलाना शुरू, फिर यहां पे लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है। प्रोविंशियल असेंबली में पहली दफा 70 सालों में फाटा के लोगों को नुमाइंदगी मिलती है। 70 सालों में पहली दफा हर विलेज काउंसिल की सतह पे फाटा में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब जड़ से हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, हर गांव में निकल रहे हैं, कोई धमाका नहीं, कोई चीजें नहीं। आपने वहां पे इंटरनेट की बहाली के ऊपर काम शुरू किया, फाइबर ऑप्टिक बिछाना शुरू कर दिया, टेलीफोन जो नेटवर्क थे या बाकी मोबाइल नेटवर्क थे उनको वहां पे ले जाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, रिजीम चेंज ऑपरेशन आता है। बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले एक और फेज आता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल। अभी इम्तियाज साहब ने एक बात की, इम्तियाज गुल साहब ने, कि क्या पता नहीं था हमारे इदारों को कि जब अमेरिका ऐसे जाएगा तो यहां पे क्या सूरत हाल बनेगी और उस वक्त क्या होगा। मैं इस पे बात करने से पहले 2-3 चीजें बताऊं, खतरात क्या थी जब अमेरिका जा रहा था। पहला कि जब वो यहां पे जाएगा तो क्या अफगानिस्तान में खला क्रिएट होगी, और यहां पे कोई खला जब क्रिएट होगी तो क्या खाना जंगी शुरू होगी, और अगर खाना जंगी शुरू होगी तो उसका पाकिस्तान पे असर क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुकूमत एक कायम होता है, चाहे वो तालिबान का है किसी और का है, तो फिर उसके बाद उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। जिस तरह नजरियात की आइडियोलॉजीज की भी बात हुई कि यहां पे जब उनकी हुकूमत आई तालिबान की तो यहां पे मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज, तो फाटा वगैरह में जिस तरह जश्न मनाए गए थे, तो दूसरा इसका क्या होगा। तीसरा कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका कभी शिकस्त और हार नहीं मानता, हारता हमेशा है, मानता नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ब्लेम गेम शुरू होगा, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएगा, और जब इल्जाम लगाए तो उससे पहले नैरेटिव बिल्डिंग भी शुरू कर दिया था उन्होंने कि किस तरह शिफ्ट करना है, ब्लेम गेम शुरू करना है, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम शिफ्ट करना है, और फिर सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया था।
एक ये था। हमारी क्या तैयारी थी जब हमारी हुकूमत इमरान खान की? उस वक्त ये तैयारी थी कि जो अमेरिका और यूरोप ने सोचा था, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने सोचा था, इमरान खान ने उनका बयानिया तहस नहस कर दिया। उन दिनों में 1-2 महीने मुसलसल इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे रहे, कॉलम भी लिखे, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में CNN, BBC वगैरह को इंटरव्यूज दे, पहले से बता दिया कि अमेरिका ये जंग में जाना गलत था, लोगों को मारना गलत था, पाकिस्तान का हिस्सा बनना गलत था, 80,000 हमारी जानों का नजराना दिया, इतने ड्रोन हमले हुए, इतने हमारे इकोनॉमिक लॉस हुआ, ये तमाम चीजें इमरान खान ने बताना शुरू कर दी। तो उनका जो बयानिया बनना था उसको तो तहस नहस कर दिया। दूसरा एक और पेश, मुझे याद है कि जब तारीख का ऐलान हुआ कि अमेरिका जाएगा, तो मेरे पास कम्युनिकेशन की वजारत थी और मैंने एक सेल बनाया था वहां पे। आप संजीदगी कारण देखें उस वक्त की हुकूमत का कि हमारा रशिया के साथ MOU तैयार हो चुका था। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन मुमालिक के वफूद बार बार पाकिस्तान आ चुके थे। वेल डूइंग पे मेरी भी उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो बहुत कुछ हो रहा था। फिर 8-10 वज़रा की एक टीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयार की और हमारी मनसूबबंदी क्या थी? मुझसे कभी कभार मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब भी पूछते थे, जफर हसन साहब थे उस वक्त, वो कहते सर आप तो रोज मीटिंग करते हो कि जब अमेरिका जाएगा तो पिशावर की सखानी बाजार एक दफा फिर तारीख की तरह यहां पे इकोनॉमिक हब बनेगा, ये रूट बनेगा, ये दरवाजा बनेगा सेंट्रल एशिया के लिए। क्योंकि अगर आपने गवादर जाना है, कराची जाना है, जिधर भी जाना है, आपने पिशावर से होके जाना है। पूरा फाटा में रोजगार और तरक्की का एक दौर शुरू हो रहा है। हमारी जो फिजिबिलिटी स्टडीज थी कि हमने चाइना के साथ जो बाकी सेंट्रल एशियन के मुमालिक है यहां पे रूट क्या होगा, जलालाबाद तक हमारी सड़क 90% कंप्लीट हो गई। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं। ये तमाम चीजें हो रही थी क्योंकि हमें एक रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था कि अमन होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, हम ये करेंगे। लेकिन होता क्या है सर? और इन दिनों में इमरान खान ने जब हुकूमत हटाई जा रही थी, उससे एक हफ्ते पहले भी तमाम आलिम इस्लाम के OIC मुमालिक बुलाए और बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि अफगानिस्तान की और इनकी मदद कैसे करनी है, इनको किस तरह हमने अकेले नहीं छोड़ना। वहां पे खुराक की किल्लत है, उनके ऊपर पाबंदियां है, उनके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, इंसानियत की बात हो रही थी। और उस वक्त क्या हुआ कि जो हमें फंसाना चाहते थे, उन दिनों में 2 महीने में पाकिस्तान की हर जगह पे दुनिया ने तारीफें की, पाकिस्तान को खतूत भी भेजे कि किस तरह अमेरिका की विड्रॉल के वक्त और फिर जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आने वाला था तो उसमें पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। एकदम से क्या हो गया कि पड़ोसी भी दुश्मन, दहशतगर्दी भी शुरू, हालात भी खराब। होता क्या है? रिजीम चेंज ऑपरेशन। और रिजीम चेंज ऑपरेशन का मैं आपको बताता चलूं, 2 महीनों का मैं सिर्फ नाम लूंगा, मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, नाराजगी बहुत होती है। सिर्फ महीने का नाम लूंगा, समझ आ जाएगी। होता क्या है कि इमरान खान की हुकूमत को जब हटाने का फैसला होता है तो उससे पहले जून जुलाई में एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है और उसमें जो जो थे वो जरा वो प्रेजेंटेशन याद कराए कि वो प्रेजेंटेशन दिए किसकी तरफ से थे और उसमें अमेरिका के साथ ज्यादा ताल्लुकात कैसे रखने हैं या हमने किस ब्लॉक में जाना है और अमेरिका की यहाँ के जाने से के बाद क्या क्या चीजें होगी। और उसमें यह भी कहा गया, अभी इमरान खान की हुकूमत थी कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, वो तो इसे अमेरिका को और इन सबको नाराज कर देते हैं। अब हुआ क्या कि उन दिनों में जब ये हम तैयारी कर रहे थे तो उन दिनों में अड्डे देने की एक खबर में बैनुल अक़वामी जरीदे में खबर आती है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं, हुकूमत ने नहीं, किसी और ने कमिटमेंट भी दी है। और फिर उसके एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद इमरान खान से इंटरव्यू होता है और इमरान खान को कहते हैं कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे? खान साहब कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर उसके बाद क्या होता है? ये तमाम चीजें जो मंजरनामा था वो आपके सामने आ गया कि किस तरह बैनुल अक़वामी ताकतें, अमेरिका, हैंडलर्स, आलाकार, सहूलतकार, ये सारे मुयस्सर आए और इमरान खान की हुकूमत हटाई गई। अब जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तो खान साहब ने पहले महीने में बार बार आपको कहा, और उससे पहले एक और चीज आप सुने, अक्टूबर भी बहुत अहम है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में कि उसमें भी कुछ फैसले हुए थे और किसी के ताकतवर शख्स के कुछ दौरे भी हुए थे और उसमें भी कोई कमिटमेंट्स हुई थी।
तो फिर जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तो खान साहब ने पहले महीने में कहा कि यहां पे हालात इकनॉमिक भी आपके खराब हो सकते हैं और यहाँ पे अमन अमान की भी। मई में पहली दफा, और मैं मौजूदा सूरत की तरफ आके अब बात खत्म कर दूंगा, मई में इस तरह हुआ कि जब हमने देखा कि कुछ इनकी सरगर्मियां हो रही है तो पहली दफा मैंने इसके ऊपर बात की तो सबने मजाक उड़ाया कि यार अब तो हर चीज ठीक है, ये कहां से बात कर रहे हैं, जरूरत क्या इसको बात करने की। तो फिर जून जुलाई में ये हुआ कि हमें कुछ सरगर्मियां नजर आई और हमने 4-5 सवाल पूछे। सवाल इसलिए पूछे कि पाकिस्तान में कोई भी आप बात करो ना, मुल्क की मफाद की भी सीजन चलता है कि कब किसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगने हैं, किसके ऊपर बगावत के फतवे लगने हैं, एक सीजन चल रहा होता है। तो एक सीजन चल रहा था हमारा, तो लिहाजा मैंने सिर्फ सवाल पूछे। सवाल पहला ये पूछा कि ये बॉर्डर पे तो बाढ़ लगा है, तो जब बाढ़ लगा है तो वहां पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, और अगर बाढ़ है जिसपे हमने अरबा रुपए लगाए हैं तो ये सरगर्मियां कहां से हो रही है, और क्या जुलाई में आपके इंपोर्टेड हुकूमत का और किसी और का कोई विजिट हुआ है अफगानिस्तान में, अगर हुआ है तो क्या कमिटमेंट्स हुए हैं। मासूमाना 5-6 सवाल पूछे। उन सवाल का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर FIRs भी हुए, गद्दारी के फतवे भी लगे। सवाल एक से पूछता हूं, दूसरे के हुलिये में बंदे भी सामने आ गए, दूसरे सवाल पूछने लगा तो ये सामने आ गए, यहां तक कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके, और मैं क्यों झूठ से शुरू किया था, इनके झूठ से, और इनके झूठ पे अब मैं खत्म करने जा रहा हूं कि ये जंग जब झूठ पे हो, जब आपके तमाम मामला झूठ पे हो, जब गुलामी पे हो, जब आप किसी और के अलाकार बनते हो, जब डॉलरों के लिए आप काम करते हो, तो फिर आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। इसका एक ही तरीका है और मैं सोल्यूशन भी आपको देता हूं। हुआ क्या, फिर मैंने 2 सवाल और पूछे कि क्या आपने अमेरिका रिजीम के ऑपरेशन में कोई ये वादा भी हुआ है कि आपका एयर स्पेस एक दफा फिर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 400 ड्रोन हमले आपके टाइम पे हुई थी, इमरान खान ने तो इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई कमिटमेंट हुई है या इस्तेमाल हो चुका। दूसरा कि क्या अमेरिका को अड्डे देने की आपका कोई मुआहिदा हुआ है या होने जा रहा है। वजह कि अमेरिका कभी भी यहां से निकलता नहीं। यहां पे गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था कि सीपैक का दरवाजा है, चाइना को रोकना है, फिर इसके साथ साथ आपका रशिया, फिर आपकी ताकतें, फिर यहां पे अपना असर रसूख कायम रखना, तो ये तमाम चीजें शुरू हो गई। फिर जब ये सवाल पूछे तो एयर स्पेस का और ड्रोन हमलों का भी सवाल पूछा, अड्डों का भी सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आता है और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। ISPR प्रेस रिलीज में कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है और हालात बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कराची में खड़े होके कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, न हमने इनकी ट्रैप में आना है, न उनकी ट्रैप में आना है, न हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है, न उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पुख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नजरों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों, फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे, और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं। मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फेहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं, उस मुजरिमों के फेहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया,
لیکن پھر کیا ہوتا ہے, مجھے پتا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کا تحریک انصاف کو, تو جب آپ کی سوچ یہ ہو ملک کی کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے بلوچستان میں وہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے, اور خیبر پختونخوا میں کچھ بھی کرے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو اور ان کو لڑاؤ, بیچ میں کسی اور کو جگاؤ اور بات کرو. یار شرم کرو یار. جب اس کے اوپر پالیسیز ہو, اس کے اوپر پالیسیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر بلیم کس کے اوپر ڈالے؟ 10 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. حکومت خیبر پختونخوا کیا کر رہی تھی؟ تو بارڈر مجھے دو تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا تھا. خیبر پختونخوا حکومت آپ کو امن دیا تھا, خوشحالی دی تھی, ٹریڈ دیا تھا, روزگار دیا تھا, صحت کارڈ دیا تھا, ٹورزم کا فروغ دیا تھا, دیا ہے, دیتے رہیں گے. لیکن بیچ میں یہ جو ڈرٹی گیمز ہوتے ہیں, کسی کے لیے امریکہ کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر ملاکنڈ ڈویژن میں ستمبر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اور غم میں اضافہ ہوا. غم میں اضافہ کیسے ہوا؟ میڈیا تو خاموش ہے, کیونکہ ان کو تو جب تک جنازہ نہیں نکلے گا, ان کو تو دکھ یہ ہے کہ انہوں نے جنازے کیوں بچائے. اور جو دانشور بیٹھتے ہیں, جب کوئی دھماکہ ہو جائے تو ٹی والے اس کو لے رہتے ہیں, جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, آپ ان کو دانشور کہہ کے بٹھا رہتے ہیں. ان کا تو سیزن چل رہا ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے, تو سیزن والوں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اصل لوگوں کے پاس جاؤ یار, ان کی بات کرو. اور یہ بات کی جاتی ہے نا کہ سوات والے ملاکنڈ ڈویژن والے نے بڑا کام کیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بس 2 جملے, کیونکہ میں وہ خان صاحب کی اسپیچ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس لیے 2-3 منٹ آگے کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا اور سپتمبر میں پھر ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے. تو دکھ کس چیز کا ہوا کہ جو تحریک ہم نے اٹھائی, لوگوں کو شعور دیا, اور دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے بغیر ہتھیار اٹھائے, آپ نے اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر جو آنے والی تھی اس کو شکست دی ہوگی. اس کے اوپر اب کیس اسٹڈی ہے, یہ کبھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس پہ وہ ناراض تھے, یہ والے بھی مجھ سے اسی پہ ناراض ہے. وہ بھائی تو میں نے تو امن برقرار کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو وہ تو ناراض ہے تو سمجھ آتی ہے, تو آپ بھی کیوں ناراض ہو یار؟ آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ مجھے تو نہیں آتی. تو اب ایک طریقہ اور ہے اس کو روکنے کا, کہ جس طرح وزیرستان والے اس وقت سڑکوں پہ ہیں, بنو والے سڑکوں پہ ہیں, تو ہم ہر پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نکلو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ملک ہمارا ہے, گھر ہمارا ہے. اللہ نہ کرے اگر دھماکے ہوں گے نا یا پھر بے گھر ہوں گے تو ہم تو بھگت چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا, گھر لگنے تھے لگ چکے, تباہ ہونے تھے تباہ ہو چکے. ہم نے تو عرصے بعد امن دے کے ہم تو نہیں کرنے دیں گے کسی کو اپنا امن تباہ, چاہے کسی کی جتنی بھی بڑی لڑائی ہو, جتنی بھی رجیم چین آپریشن ہو, جتنی بھی ڈالروں کے وعدے ہو. کچھ کرو یار, غلامی کرنی ہے کرو, امریکہ کے ڈالر کی پوجا کرنی ہے کرو, ان کے غلام بننا ہے بنو, لیکن میری قیمت پہ نہیں, میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آخر چیز, جو وزیرستان بنو والے کھڑے ہیں, میں ان کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں بلکہ میں 3 دن سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نظریے بات میں, اپنے اپنی لیڈر پسند بات میں, اپنے پسند ناپسند بات میں, امن ہوگا تو میرا اور آپ کا ایک ہے, اللہ نہ کرے جنازہ اٹھے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے, گھر اجڑے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے, بے گھر ہوں گے تو میرا اور آپ کا ایک ہے. ہم نے اکٹھے رہنا ہے. یہ جو 5, 10, 15, 20 لوگ جو بند کمروں میں ہمارے فیصلے کر کے باہر دنیا سے کرتے ہیں, انہوں نے کچھ نقصان ان کا نہیں ہونا, لہذا اکٹھے سب نے کھڑے ہونا ہے. اور دوسرا, بس میں اپنی باتیں اس پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیرستان باجوڑ سے لے کے بلوچستان گوادر اور پھر گلگت بلتستان, پھر وہی سوالات ہے کہ رجیم چین آپریشن کے بعد ایسا کیا ہوا. امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس, امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کرنا, اور جو عمران خان نے اشرف غنی کے ٹائم پہ جو کہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ تھی, ان کو انگیج کیا تھا. تو آپ کا فرزند زرداری اس وقت افغانستان کا وزٹ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں مارکو پولو بنا ہوا ہے, افغانستان آپ کیوں انگیج نہیں کرتے, بات کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں ملتے؟ جب آپ کی امن اور ترقی کی مثال دی جاتی تو, اور سوات ملاکنڈ ڈویژن, سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے, جتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے, تو مجھے یاد ہے
ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی وزیر اعلیٰ تو یہ ابھی بھی ہے، لیکن جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو یہ ادارے بھی بلا کے مجھے کہتے تھے کہ جو سوات سکسیس سٹوری ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ کس طرح ہم یہ ماڈل ریفلیکٹ کر سکے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں بھی وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں دو جو مختلف ہیں، ایک بلوچ والے ہیں اور دوسرے جو اس سائڈ والے ہیں، وہ دونوں بھی آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی حمایت کرنے والی افغانستان کی حکومت کے خلاف آپ کی طرف سے بیانات کیوں آتے ہیں، انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے، آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے؟ جو بندہ مطلب سمپل ہے نا، جنگ روکنا، امن برقرار رکھنا ضروری ہے، کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے، تو نقصان کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ساتھ میں یہ چیز ہے، تو ہماری یہ سوال ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اور ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت جس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اب ٹی وی پہ تبصرے بھی شروع ہو گئے کی طرح خیبر پختونخوا وہ ہیں یہ ایسی چسکے لے رہے ہیں، مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا، انہوں نے جو کمٹمنٹس دیا اسی کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور علاج اس کا ایک ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہیں مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے، ہمارے سروں پہ بات نہ کرو، پھر کہتے کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا، سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا، اس وقت ہم بچے تھے، اب سمجھ آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے، آپ مت کھیلو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، پختونخوا کو آگے بڑھنے دو، ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو، وزیرستان کو جینے دو، باجوڑ کو جینے دو، کرم کو جینے دو، اورکزئی کو جینے دو، ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو، ملاکنڈ کو جینے دو، پاکستان کو جینے دو، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔ آپ سب کا بہت